हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों को आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, उस टॉपिक का नाम है गुप्त साम्राज्य। अगर यहां से सवाल पूछा जाएगा तो गुप्त साम्राज्य का पूरा पैकेज मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। इससे आप कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं छोड़ पाइएगा। तो इसे आप कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज है कि महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि इस धरती पर सबसे बड़ा मनुष्य के लिए दुर्भाग्य क्या है। तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि जो मनुष्य समय का कदर नहीं करता है, समय का महत्व नहीं देता है, वह उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। यानी कहने का मतलब साफ है कि अगर समय के महत्व को अगर नहीं पहचानेंगे, समय के कीमत को अगर ऐसे ही जाने देंगे, समय को ऐसे ही फालतू में गवाते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यह हम लोगों के लिए अच्छा चीज नहीं होगा। तो दोस्तों, अपने समय को अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए पढ़ाई तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो आइए एग्जाम की दृष्टि से जो सीटेट पेपर 2 स्टेट या कहीं भी जो जीके बेस पर जो सवाल पूछा जाता है, अगर गुप्त साम्राज्य से कोई भी सवाल आएंगे तो आप आज के बाद नहीं छोड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ। तो तीसरी शताब्दी में हुआ। तो इसे आप याद रखें, कई बार यह सीधे सीधे सवाल पूछा है कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में हुआ। कब हुआ? तीसरी शताब्दी में। कहाँ हुआ? तो कौशाम्बी में। कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, यह आप याद रखेंगे। दूसरा सवाल इससे पूछता है कि गुप्त साम्राज्य में कौन ऐसा शासक हुआ जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। तो उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का ऐसा राजा हुआ जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुप्त सम्राट था। तो उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसे आप याद रखेंगे कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि सबसे बड़ा सवाल पूछेगा कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? तो इसे आप याद रखेंगे 319 से 320 ईस्वी के बीच इसका उदय माना जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा या दरबारी भाषा, दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, कि गुप्त साम्राज्य के दरबारी भाषा या सरकारी भाषा क्या था। तो उसका सरकारी भाषा का नाम था संस्कृत। क्या नाम था? संस्कृत। यानी गुप्त साम्राज्य के समय जो दरबारी भाषा का प्रयोग किया जाता था उसका नाम था संस्कृत। इसको आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त सम्राट को कहा जाता है। तो उसका नाम है समुद्रगुप्त। तो इसे आप याद रखेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त राजवंश
जो है वह किसके लिए फेमस था? सीधे सवाल करेगा एग्जामिनर कि गुप्त साम्राज्य जो है किसके लिए फेमस था या प्रसिद्ध था? तो यहां आप याद रखेंगे कि कला एवं स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध था। यह सीधे सवाल बनता है और सीधे सवाल कई बार यह रिपीट हुआ है, तो इसे आप याद रखेंगे कि गुप्त राजवंश, गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजवंश जो है वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरी बात यहां यहीं से पूछता है, यहीं से सवाल पूछता है कि अजंता कलाकृति का संबंध किस साम्राज्य से है? अजंता कलाकृति का संबंध किस साम्राज्य से है? तो गुप्त साम्राज्य से है। यह भी कई बार रिपीट हुआ है। अजंता कलाकृति का संबंध गुप्त साम्राज्य से है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फाहियान। पहला सवाल पूछेगा कि फाहियान किस देश के निवासी था? तो फाहियान चीन का रहने वाला था। फाहियान चीन का रहने वाला था। तो यहीं से पूछता है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, फाहियान भारत किस गुप्त सम्राट के समय भारत आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे आप याद रखेंगे कि फाहियान बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। फाहियान बौद्ध धर्म को मानता था और वह चाइना का रहने वाला था। तो वह जब भारत आया तो उस समय, जब भारत आया उस समय गुप्त सम्राट जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। यह कई बार सीधे सीधे सवाल पूछा है, तो इसे आप याद रखेंगे। यानी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय संस्कृति को स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। यह कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त कालीन जो शासन प्रणाली था, जो शासन व्यवस्था था, जिसके माध्यम से शासन किया जाता था, उस शासन का नाम था राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक यानी सीधे सवाल पूछेगा कि गुप्त कालीन शासन प्रणाली कैसा था? तो आपका जवाब होगा राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था, तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कि गुप्त साम्राज्य के समय सोने के मुद्रा को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसे याद रखेंगे कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, तो इसे आप याद रखेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, इसे आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कि सोना के सिक्का को तो दिनार कहा गया। दूसरा आता है कि गुप्त चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया का, इसे याद रखेंगे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था, रुपया का। गुप्त काल में चांदी के सिक्का को रुपया का और सोना के सिक्का को दिनार, यही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ का नाम है। सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है जिसके लेखक का नाम है आर्यभट्ट। यानी सीधे सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। यानी सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने किया था। और यह आर्यभट्ट जो थे कौन से ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं? तो सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है जिसको इन्होंने लिखा था, तो यह याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यानी गुप्त काल में यहीं से सवाल करेगा कि गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था
उसका नाम है उज्जैन। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का राज चिन्ह बहुत, जैसे मैं पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने कहानी सुनाया था कि पक्षियों का राजा गरुड़ को कहा जाता था। गरुड़ जो भगवान विष्णु का क्या क्या माना जाता है, सवारी। भगवान विष्णु उसी पर बैठकर अपना घूमते फिरते रहते होंगे स्वर्गलोक वगैरह में क्या। तो इसे आप याद रखेंगे। तो गुप्त वंश का राज चिन्ह जो हुआ करता था वह गरुड़ ही हुआ करता था, गरुड़। तो यहीं से सीधे सवाल करेगा कि गुप्त वंश का राज चिन्ह क्या हुआ करता था, तो गरुड़, गरुड़। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र यानी पंचतंत्र किस समय लिखा गया, तो गुप्त साम्राज्य के समय लिखा गया। इसके लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन, विष्णु शर्मा। और किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में। किस में लिखा गया है, तो संस्कृत में। पंचतंत्र किस में लिखा गया, तो संस्कृत में लिखा गया। इसे आप याद रखेंगे। को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। अगर पूछा जाएगा कि संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ किसे माना जाता है, तो पंचतंत्र को माना जाता है। इसके लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। जैसा कि आपने यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन, तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कब लिखा गया, तो गुप्त साम्राज्य के समय, गुप्त शासक के समय पंचतंत्र लिखा गया। और पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में लिखा गया। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेतु बंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है कि सेतु बंध का रचनाकार कौन है, तो परवर सेन द्वितीय। सेतु बंध का रचनाकार यानी लेखक कौन, पर सेतु बंध का रचनाकार कौन, तो परवर सेन द्वितीय। परवर सेन द्वितीय ने किया था। का संबंध यानी परवर सेन द्वितीय, पूछा जाएगा कि परवर सेन द्वितीय का संबंध किस वंश से है, तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल यह बनता है कि परवर सेन द्वितीय का संबंध बाकाटक वंश, बाकाटक वंश। बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखेंगे कि सेतु बंध के रचनाकार परवर सेन द्वितीय। सेतु बंध कौन लिखा, परवर सेन द्वितीय। और परवर सेन द्वितीय का संबंध किस वंश से है, तो उसका संबंध है बाकाटक वंश से, बाकाटक वंश। परवर सेन द्वितीय का संबंध किस वंश से, बाकाटक वंश से। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बहुत ये भी इंपोर्टेंट, सारा का सारा इंपोर्टेंट ही लाइन है। तो ये और इंपोर्टेंट लाइन बन जाता है कि स्कंद गुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। पूछा जाएगा कि ऐसा गुप्त साम्राज्य के समय ऐसा भारत का कौन सा शासक था जिसने भारत पर हुनों के आक्रमण करने से रोका था। उस राजा का नाम था स्कंदगुप्त। उस राजा का क्या नाम था, स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बनता है, नेक्स्ट टॉपिक है कि बाल विवाह का आरंभ। बाल विवाह का आरंभ गुप्त साम्राज्य से ही माना जाता है कि बाल विवाह का आरंभ किस साम्राज्य के समय से होता है, तो गुप्त साम्राज्य के समय से शुरुआती माना जाता है, आरंभिक माना जाता है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि सोने के सिक्का को सबसे ज्यादा ढाला गया गुप्त शासन काल में। तो यही से सवाल बनता है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के समय ढाले गए, तो गुप्त वंश के समय। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त वंश के ही शासक थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो इसे आप याद रखेंगे। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी नालंदा में है, जिसको अभी नीतीश कुमार साहब के शासन काल में जो है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जिन्होंने इसका पुनरुद्धार करवाया है,
जहां पर पहले बहुत सारा बौद्ध धर्म की पढ़ाई करवाई जाती थी। तो इसे आप याद रखेंगे कि बाल विवाह की प्रथा का आरंभ गुप्त साम्राज्य के समय। दूसरा नंबर पर आता है सोने के सिक्का सर्वाधिक किस वंश के समय ढाले गए? तो गुप्त साम्राज्य के समय ढाले गए, इसे आप ढाले गए। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसके बाद यहां से सवाल उठता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा नंबर आता है कि गुप्त साम्राज्य के समय ही स्त्रियों और पुरुषों का बराबर का दर्जा दिया जाता था, बराबरी दर्जा दिया जाता था। तो आपसे यह सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा साम्राज्य था या ऐसा कौन सा वंश था जो स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा दिया, बराबर का दर्जा दिया? तो वह है गुप्त साम्राज्य के समय। तो इसे आप याद रखेंगे। फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं इसे कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में और कौशाम्बी में हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का ऐसा शासक हुआ जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसे याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट बनता है कि गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त शासक का जो दरबारी भाषा हुआ करता था या सरकारी भाषा हुआ करता था या जो भाषा का इस्तेमाल होता था उस भाषा का नाम था संस्कृत। उस भाषा का नाम क्या था? संस्कृत था। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त सम्राट को माना जाता है? तो उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि फाहियान चाइना के चीन के रहने वाले थे जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए। यह कई बार सवाल सीधे रिपीट होता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चीन के रहने वाले थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। तो इसे आप याद रखेंगे। एक और चीज जो है अजंता कलाकृति का संबंध बहुत इंपोर्टेंट बनता है कि अजंता कलाकृति का संबंध किस वंश से है या किस साम्राज्य से है? तो गुप्त साम्राज्य से है। अजंता कलाकृति का संबंध गुप्त साम्राज्य से है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग। भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग जो है गुप्त काल को कहा जाता है या गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में जो शासन प्रणाली हुआ करती थी वह राजतंत्रात्मक, यानी गुप्त काल में जो शासन पद्धति हुआ करता था वो राजतंत्रात्मक माना जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरी बात है कि सोने की मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपया का। याद रखेंगे इसे। तो यही है, चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने किया था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि गुप्त काल में
गुप्त काल में उज्जैन जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यानी गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था उस जगह का नाम उज्जैन था। उज्जैन याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का राज चिन्ह गरुड़। गुप्त वंश का राज चिन्ह क्या हुआ करता था? गरुड़, जो भगवान विष्णु के सवारी माना जाता है। और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र के लेखक कौन? तो विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो इसे याद रखेंगे। को दुनिया का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। यानी पंचतंत्र को दुनिया में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपोर्टेंट है, मैं कई बार बोल चुका हूं, सेतुबंध। सेतुबंध के रचनाकार किसे माना जाता है? प्रवरसेन द्वितीय। सेतुबंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय ने किया था। इसका संबंध यानी प्रवरसेन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो वाकाटक वंश से। वाकाटक वंश याद रखिएगा, यह कई बार सीधे सीधे पूछा गया सवाल है, वाकाटक वंश। और स्टेट सीटेट में तो कई बार रिपीट हुआ है यह सवाल कि प्रवरसेन द्वितीय का संबंध किस वंश से है? तो वाकाटक वंश से है। वाकाटक वंश, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऐसा सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो रोका था, उसका नाम था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है कि बाल विवाह की प्रथा का आरंभ गुप्त साम्राज्य के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है सोने का सर्वाधिक सिक्का की ढलाई गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में ही हुआ था, तो इसे याद रखेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। दूसरी बात है कि अंतिम गुप्त शासक किसे कहा जाता है? तो विष्णुगुप्त को कहा जाता है अंतिम गुप्त शासक। कौन? तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के समय में स्त्रियों और पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। तो सीधे सीधे सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इस वीडियो को कई बार देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और बड़ा जोश और खुश होकर पढ़ाई करिए और अपने एक गोल टारगेट को प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो फिर हम लोग नए जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।